सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। वो जिस मुल्क में रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था, यानी वो लोगों को ज़बरदस्ती हराम जानवर का गोश्त तक खिलाया करता था, इतना जालिम। और जो उसे खाने से इनकार करता तो जालिम बादशाह उसे कत्ल करवा देता। अच्छा, उस औरत को भी अपने बेटों समेत बादशाह के पास लाया गया। जालिम बादशाह ने सारा के सबसे बड़े बेटे को पास बुलाकर कहा कि ये हराम गोश्त खाओ। उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा, जिसे खाने से मेरे अल्लाह ने मना किया, मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब इनकार सुना तो उसने बड़े बेटे को अजियत पहुंचाना शुरू कर दी और एक एक करके उसके जिस्म का हिस्सा काट कर उसे शहीद कर दिया। फिर वो जालिम बादशाह छोटे लड़के की तरफ गया, उसे बुलाया और उसे भी हराम गोश्त खाने को कहा। उस लड़के ने भी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उस गोश्त को खाने से साफ इनकार कर दिया। तो जालिम बादशाह ने लड़के को खोलते हुए तेल में डलवा दिया और यूं वो लड़का भी शहीद हो गया। फिर क्या हुआ जी, फिर बादशाह ने उससे भी छोटे लड़के को बुलाया और उसको भी हराम गोश्त खाने को कहा। तो उसने कहा कि ए बादशाह, तू जलील होने के साथ कमज़ोर भी है, तू अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं है, तेरे जी में जो आए वो कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा चीज़ को कभी भी मुंह नहीं लगाऊंगा। बादशाह ने यह सुनकर कहा कि मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। चुनाचे बादशाह के हुक्म पर उस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर उसके सर और चेहरे की खाल उतारी गई और उसे भी शहीद कर दिया गया। अच्छा, बादशाह ने जालिमाना अंदाज से बाकी भाइयों को भी इसी तरह शहीद कर दिया। उसके बाद सबसे छोटा भाई बाकी बचा। बादशाह ने उसकी वालिदा को बुलाया और कहा कि देख, जिस तरह बाकियों का हशर किया है ना, तेरे इस छोटे बेटे का भी वही हशर करूँगा। तो इसे जाके समझा कि अगर ये हराम गोश्त का एक लुकमा खाने पर राज़ी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। फिर माँ अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और उससे कहा कि मेरे लखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वो ये कि मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया है, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो नहायत कमज़ोर थे और तुम्हारी उस कमज़ोरी ने मेरे दिल में तुम्हारी शदीद मोहब्बत पैदा की। तो उस कमज़ोरी और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम्हें मैंने 4 साल दूध पिलाया। तुझे अल्लाह और उसके एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि तू हरगिज़ उस हराम गोश्त को ना खाना, कि कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत तू अपने भाइयों से इस हाल में मिले कि तू उनमें से ना हो। सादतमंद बेटे ने जब ये बात सुनी तो कहा कि ए माँ, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे हराम गोश्त खाने पर मजबूर करेंगी, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे आप जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास दोबारा वापस आती है और कहा कि ये लो, अब ये वही कहेगा जो मैंने इसे कहा। अच्छा, सुनकर बादशाह खुश हुआ और उसकी तरफ हराम गोश्त बढ़ाते हुए बोला कि ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ इस चीज़ को नहीं खाऊंगा जिसको अल्लाह ताला ने हराम किया। फिर जालिम बादशाह ने उस छोटे लड़के को भी शहीद कर दिया। अच्छा, फिर जालिम बादशाह उस बहादुर औरत की तरफ आया और कहा कि देख, तू ये लुकमा खा ले, तुझे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, वरना तुझे भी तेरे बेटों की तरह मार दूंगा। वो बहादुर माँ बोली कि अपने बेटों के जाने के बाद अब मुझे ज़िंदगी से कैसा वास्ता, मुझे तो कोई वास्ता नहीं, और तेरे कहने पर मैं अपने रब की नाफरमानी हरगिज़ नहीं करूँगी। जालिम बादशाह ने जब बातें सुनी तो जालिम ने तैश में गुस्से में आकर उस औरत को भी शहीद कर दिया और इस तरह अजीम माँ की रूह अपने बेटों से जा मिली। नाज़रीन, किसी का हक मारना, किसी का इस्तेहसाल करना जुल्म कहलाता है और ऐसे किए गए जुल्म की कोई माफ़ी नहीं होती है। भारत भी कश्मीर पर कई दहाइयों से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। ये सिलसिला रुका नहीं, चलता जा रहा है। भारत की भेड़िया जो फौज है ना, भेड़िया सिन्हा, मासूम कश्मीरियों के खून से होली खेल रही है। कभी पैलेट गन से उनकी बेनाई छीनी जाती है, कभी कहानी की तरह जन्नत नज़ीर वादी की माओं से कभी उनके जिगर के जो टुकड़े हैं वो छीन लिए जाते हैं और कभी माओं समेत उनके जो बच्चे हैं उनको मौत की वादी में उतार दिया जाता है। यानी भारत पहले भी कश्मीरियों का इस्तेसाल करता आया और 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मोदी जैसा जुनूनी शख्स अब कश्मीरियों पर मज़ीद ज़िंदगी तंग किए हुए है। अच्छा नाज़रीन, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के खात्मे के बाद आज भारत के उस गासिबाना इक़दाम के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं।
आज यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है और कश्मीरियों के साथ इजहार एकजहती भी किया जा रहा है। आज ही के दिन मोदी ने मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया था, यानी रियासत का दर्जा छीना, और मकबूजा कश्मीर का अलहदा परचम भी उतार लिया गया। मकबूजा कश्मीर में जो ज़िंदगियाँ लोगों की, उनको रिमोट कंट्रोल बना लिया गया, उन्हें उनके घरों में बंद कर दिया गया। और आज यौम इस्तेसाल पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। और भारत के उस गैर आइनी इक़दाम पर भारत के अंदर और भारत के बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं। सबसे पहले आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये क्लिप देखिएगा, जहां वो जगह जगह भारत के कश्मीरियों पर जुल्म और सितम ढाने को बेनकाब कर रहे हैं। क्लिप चलाएगा टीम। सुना आपने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपनी कश्मीरी कौम से ये वादा किया था कि वो उनके सफ़ीर बनेंगे और हर जगह उनका मुकदमा भी लड़ेंगे, और उन्होंने अमली तौर पर ऐसा करके दिखाया। इससे पहले कभी भी किसी ने कश्मीर का मुकदमा ऐसे बहादुरी से या तसलसल से नहीं लड़ा। पहली दफ़ा दुनिया को ये मालूम हुआ है कि कश्मीर में वाकई जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों को वीरानियों में बदला जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भारत के 5 अगस्त की भी खुलकर मुखालफत की है। अच्छा, पाकिस्तान की जो नज़रें हैं वो आर्टिकल 370 से ज़्यादा आर्टिकल 35A पर, क्योंकि आर्टिकल 35A ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आर्टिकल 370 और 35A है क्या, इस पर ज़रा बात करते हैं। आइन का जो आर्टिकल 35A है वो क्या बताता है कि कोई भी फ़र्द सिर्फ उसी सूरत में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का शहरी बन सकता है अगर वो वहाँ पैदा हुआ हो। किसी भी दूसरी रियासत का शहरी जम्मू और कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकता और ना ही यहाँ का मुस्तकिल शहरी भी बन सकता है। ये आर्टिकल कश्मीर की रियासती कानून साज असम्बली को अपने बाशिंदों के हुकूक और मराद की हिफाजत के लिए खुद कानून साजी करने का इख्तियार भी देता है। अच्छा, 1950 में यह आर्टिकल 35A के तहत ही आर्टिकल 370 भी इंडियन आइन में शामिल हुआ था। यह आर्टिकल इंडियन यूनियन के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम करता है। अच्छा नाज़रीन, आर्टिकल 370 और 35A ये दोनों आर्टिकल्स मकबूजा कश्मीर के अवाम के बुनियादी हकूक़, कह लें कि बुनियादी हकूक़ की ढाल बने हुए थे, और इस ढाल को मोदी ने ज़बरदस्ती अपने गैर आइनी इक़दाम के ज़रिए पाश करके रख दिया, और यही बात पाकिस्तान को दुखती है। अच्छा, भारत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने से पहले ही मकबूजा कश्मीर में इजाफी फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए, क्योंकि उसे पता था, उसे मालूम था कि कश्मीरी इस इक़दाम को कभी भी कबूल नहीं करेंगे, कभी भी इस इक़दाम को कश्मीरी कबूल कर ही नहीं सकते, और कश्मीरी समेत पाकिस्तान भी भारत के इस जारहाना इक़दाम को कबूल करने को तैयार नहीं। और आज के दिन भी अब देखा नाज़रीन कि आज के दिन भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, सदर पाकिस्तान और हमारे आर्मी चीफ ने भारत के इस गैर आइनी इक़दाम पर अपनी राय का खुलकर इजहार किया। और प्राइम मिनिस्टर ने यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में ये कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम उठाया था। भारत का मकसद गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए जम्मू कश्मीर के जुग्राफियाई ढांचे को तब्दील करना और कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर अक़लियत में बदलना है। और सदर पाकिस्तान ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि भारत को पैगाम दिया कि जी, जब तक कश्मीरियों पर मज़ालिम बंद नहीं किए जाएंगे, इनसे कोई बात नहीं की जाएगी। भारतीय हुकूमत ने आज़ादी के उसूलों को पामाल किया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करा के रहेगा। नाज़रीन, अल्लाह सदर ज़बान मुबारक करे। अच्छा, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर जारी है और मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो बहरान पैदा कर रही हैं। मकबूजा कश्मीर में फ़ौजी मुहासरा, डेमोग्राफिक तब्दीली, सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा कर रही है। अच्छा नाज़रीन, फ़ौज और सिविल क़यादत के कश्मीर के हवाले से जो बयानात हैं वो इस बात की दलील हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर की आवाम के लिए सिविल मिलिट्री इदारे किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अच्छा, मकबूजा कश्मीर को लेकर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि भारत के बाहर से तो आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन अब भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। उमर अब्दुल्ला का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा जी। तो सुना आपने, ये जो मोदी ने कहने के मकारियत है ना, मकारियत, इसमें डबल PhD कर रखी है। यानी मोदी धोखा देने में बड़ा एक्सपर्ट है, बड़ी महारत रखता है, क्योंकि घटिया शख्स है, गिरा हुआ शख्स है नरेंद्र मोदी। इसलिए उसने मकबूजा कश्मीर की वादी में अपना जुल्म छुपाने के लिए और कश्मीर में कह लें कि सब अच्छा है ये दिखाने के लिए नाटक किए, ड्रामे किए। मोदी सरकार ने किसी को भी मकबूजा कश्मीर में जाकर असल जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो जानने की कभी इजाज़त ही नहीं दी, क्योंकि डरता है ना ये कि सबको असलियत पता चल जाएगी। और इसने ये बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर में बड़ा अमन है, बड़ी शांति है, पता नहीं कितना अच्छा है, इस गर्ज से मोदी ने कहने कि अपनी मर्जी के
अपनी मर्जी के यूरोपीय यूनियन के सफ़ीरों के वफ्द का इंतखाब किया, पहले खुद उनको चूज़ किया, सिलेक्ट किया और उन्हें वादी का दौरा कराकर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसा इमेज मकबूजा कश्मीर का दिखाया जा रहा है वैसा तो कुछ है भी नहीं। अब हैरानी की बात, जब मोदी की हुकूमत ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की आज़ादाना हैसियत पर ज़रब लगाई थी और मजलूम कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, तो कांग्रेस की ने मकबूजा कश्मीर का दौरा करना चाहा था, लेकिन मोदी की कठपुतली पुलिस ने उनको जाने से रोक दिया, क्योंकि मोदी जानता था कि राहुल गांधी अगर मकबूजा वादी में दाखिल हो जाते, राहुल गांधी अगर वहाँ दाखिल हो जाते तो मोदी की जो असलियत है सामने आ जानी थी और जाहिर सी बात है फिर राहुल गांधी ने दुनिया के सामने मोदी को बेनकाब कर देना था। इसलिए राहुल गांधी को अंधेरे में रखा गया, लेकिन मोदी का जाली यूरोपीय यूनियन वफ्द खुद इसका बनाया हुआ था, इसलिए मोदी ने बगैर कहने के चूं चरा किए उस वक्त को वादी तक रसाई दे दी। अच्छा, मोदी मकबूजा कश्मीर में तरक्की के दावे कर रहे हैं, अगर ये सच है तो फिर तो इसको राहुल गांधी समेत पूरी दुनिया को मकबूजा कश्मीर का दौरा करने की दावा देनी चाहिए। डरता किस बात से नरेंद्र मोदी? लेकिन ये मोदी बहुत बड़ा झूठ है, सिर्फ झूठ बोलते हैं और अब भी झूठ ही बोल रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला इसे बेनकाब कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में रत्ती भर भी तरक्की नहीं हुई है, कोई नई सड़क, नया हॉस्पिटल नहीं बनाया गया और ना ही मकबूजा कश्मीर के अवाम के फलाह के लिए कोई काम हुआ, किसी किस्म का कोई काम हुआ ही नहीं है। मोदी ने सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम पर सांस तंग की है और महबूबा मुफ्ती भी इसकी मुखालिफत करती हुई नज़र आती हैं। ज़रा देखिएगा क्या कहती हैं। आपने सुना महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त के इक़दाम की खुलकर मुखालिफत कर रही हैं और मकबूजा कश्मीर की हैसियत पहले की तरह बहाल करने पर जोर भी दे रही हैं। क्या कह रही थी? आपने सुना कि जब तक मोदी अपने इस गासिबाना इक़दाम से पीछे नहीं हट जाता तब तक वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। महबूबा मुफ्ती मजलूम कश्मीरियों के दिल का हाल बताते हुए कह रही हैं कि निहत्ते कश्मीरी अब भारत के जुल्म से घबरा नहीं रहे, बल्कि मोदी सरकार के गैर आईनी इक़दाम की वजह से उनमें शदीद गुस्सा पाया जाता है। अच्छा नाज़रीन, कश्मीरियों में गुस्सा आना बड़ी फितरी बात है। इतने सालों से उन पर जुल्म किया जा रहा है, ज़रा सोचिए, उन्हें उनकी मर्जी की ज़िंदगी जीने नहीं दी जा रही, खुलकर वो सांस नहीं ले सकते बेचारे। और जब भारतीय फ़ौज के मुजालिम के आगे कश्मीरी मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाते तो उस दीवार को गिराने की कोशिश की जाती है। कभी बुरहान वानी को शहीद कर दिया जाता है, कभी रियाज नाइको को अपनी नींद सुला दिया जाता है, और जब बाबर कादरी जैसे लोग भारतीय सरकार के जारहाना इक़दाम पर आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाएं, तो मोदी जैसा कमज़ोर पेट उस तनकीद को हजम नहीं कर पाता और बाबर कादरी जैसे बहादुरों को कत्ल करवा दिया जाता है। ये है इनका सेकुलर भारत और इसकी औकात। हकीकत नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी औकात। इनके सेकुलर भारत की ये औकात है। और अब महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए अगर पाकिस्तान से बात करनी पड़े तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अब भारत के अंदर से ही मोदी की शरपसंदी के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसका अहवाल कौन सुना रहे हैं? जी शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका क्लिप ज़रा चलाइएगा। सुना आपने, शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं कि जी मोदी ने एक इजलास बुलाया जिसमें मकबूजा कश्मीर की आला क़यादत के जो नामवर लोग हैं वो शामिल थे। उन्होंने मोदी के मुंह पर कहा कि 5 अगस्त का इक़दाम गैर आईनी है और मोदी जो कश्मीर में सब अच्छा है का राग अलाप रहा था, उसको भी वहाँ ये मानना पड़ा कि दिल भी दूर है और दिल्ली भी दूर है, यानी कश्मीर के हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, 5 अगस्त का जो इक़दाम है नाज़रीन, यकीनी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की नफ़ी है, खुली नफ़ी है, लेकिन इंसाफ फराहम करने वाले आलमी इदारे भारत के जुल्म पर चुप हैं। शायद उन्हें भारत की नाराज़गी को, शायद जो उनके मफादात जुड़े हुए हैं वो इंसानियत से ऊपर हैं, इसलिए इंसानियत इन लोगों की मर चुकी है। जुल्म पर खामोश रहने वाला, आपको पता है ना, जालिम ही कहलाता है और हर जालिम अपने अंजाम को पहुँच कर ही रहता है। और मोदी भी बहुत जल्द अपने जुल्म का हिसाब देगा इंशाअल्लाह। मकबूजा कश्मीर के अवाम भी मोदी के शर से आज़ाद होंगे, वो दिन आएगा और आज़ाद फ़ज़ाओं में वो सांस लेंगे, क्योंकि कश्मीरी मोदी को बोल उठे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे कौम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। भारत के मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जे को 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन आज भी कश्मीरियों को मुसलसल मावरा अदालत कत्ल, गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सामना है। और आज ही के दिन 2 साल पहले आपको याद होगा कि मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करते हुए रियासत का दर्जा छीन लिया था। मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को चाहिए कि वो अपने अनापसंदी के फैसलों पर नजरसानी करते हुए कश्मीरी अवाम की हक तलफी करने के बजाय उन्हें अपनी ज़िंदगी के फैसले के मौके फराहम करे। इस हवाले से इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा ताकि जो बेगुनाह कश्मीरियों का खून बहाया जाता है ये सिलसिला बंद हो सके और वो भी एक आज़ाद रियासत के शहरी होने की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उनका हक है आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारना। अच्छा नाज़रीन, आखिर भारतीय जुल्म का ये सिलसिला कब बंद होगा, ये वो सवाल तमाम जहनों में गर्दिश किए चला जा रहा है। जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। कब हमारे कश्मीरी भाई अपनी मर्जी से सांस ले सकेंगे, ये भी वो सवाल है जिसका जवाब तलाश करना बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मुनीर साहब, तमाम कश्मीरी बाशमुल वो लोग जो माजी में हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ इक़्तिदार में भी शरीक थे, वो ये जो गैर कानूनी इक़दामात हैं इनके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो चुके हैं। वो लोग नहीं रहना चाहते या कह लें कि जान छुड़ाना चाहते हैं रियासती दहशतगर्दी से, और भारत ज़बरदस्ती काबिज़ है। मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा किया और 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सर फिर भी भारत को कोई असर नहीं हो रहा है, दुनिया भी खामोश है और आज भी हमारे जो कश्मीरी भाई हैं अपनी मर्ज़ी से सांस तक नहीं ले सकते। क्या समझ आता है आपको? जी देखिए, जो कश्मीरियों का जो उनकी जो स्ट्रगल है, जो जहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए, ये 2 साल पुरानी नहीं है, ये 100 साल पुरानी है। पहले जो डोगरा रूलर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की, उसके बाद में हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन के साथ इन्होंने मुकाबला किया 70 साल। 3 जनरेशंस को के तहत इन्होंने मुकाबला किया है अपने आज़ादी के लिए। तो ये 2 साल में तब्दीली ज़रूर आई है। तब्दीली कुछ जो हिंदुस्तान ने करा है वो बुरी है, पर जो हिंदुस्तान को एक्सपोज किया गया है, जो मोदी साहब की जो मुश्किलात हैं, उसको भी देखना चाहिए कि इतना आसान उनको नहीं नज़र आ रहा है कि वो कब्ज़ा कर सकें और कॉलोनियल जो उनका कॉलोनियल सेटलर प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल कर सकें। उसमें बहुत सारी मुश्किलात उनके लिए भी आ गई हैं। अभी आज कल जो कश्मीरियों का जो जज्बा है वो ये है कि कोई कश्मीरी भी है जो पहले उनके साथ भी थे, वो सब मुखालफत उनकी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। सब कुछ इस तरह से टैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं। एक दिन डोमिसाइल कर ली, दूसरे दिन डिमार्केशन कर ली, वगैरह वगैरह, पर उसका नतीजा उनको कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी जो लेजिटिमेसी है उसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए मकबूजा कश्मीर में कोई तैयार नहीं है। जो अपोजिशन जो वो फेस कर रहे हैं वो टोटल यूनिवर्सल है। तो ये भी हमने देखना चाहिए। तो ये जो जद्दोजहद है, जो कश्मीर की जो मुश्किलात हैं, जो आज़ादी जो उनको चाहिए, वो शायद उनको और आगे भी उनको स्ट्रगल करना होगा, और पाकिस्तान को भी पेशेंस के साथ, परसिवियरेंस के साथ उनकी हिमायत करनी होगी। और इंशाअल्लाह एक दिन हिंदुस्तान को ये नज़र आएगा कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं मकबूजा कश्मीर में उन्होंने फेल किया है, और कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए जिसमें कश्मीरियों की हुकूक जो हैं उसको मानना होगा और उनकी इजाज़त के साथ एक सलूशन ढूंढना होगा। आपने बड़ी प्यारी बात की कि उनकी इजाज़त से एक सोल्यूशन ढूंढना होगा, जो कि वाकई सोल्यूशन तो वही है। लेकिन ये बात मुनीर साहब नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आती, और मुझे नहीं लगता कि उसको समझ आएगी भी ये बात। और शायद ये सवाल भी मेरे जहन में आता है कि कहीं मोदी को इस बात का डर तो नहीं है कि अगर इंसाफ हो गया तो कश्मीर उसके हाथ से निकल जाएगा, कश्मीरी तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहते। जी ज़रूर, अब ये तो उनको एहसास है
कि कश्मीर उनके साथ, कश्मीरी उनके हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए तो 9 लाख फौज उन्होंने वहाँ खड़ी की है और फौज के जरिए कब्जा किया है। तो ये तो फोर्सिबल कॉलोनियल मिलिट्री ऑक्यूपेशन के तहत उन्होंने ज़मीन जो है कश्मीर की उस पर होल्ड किया है। जो कश्मीरी अवाम है वो तो उन्होंने लूज कर दिया। कश्मीरी अवाम तो उनके साथ है ही नहीं, तो उसके बगैर वो जो भी कब्जा होगा, ज़मीन के ऊपर कब्जा है और लोगों पर कब्जा नहीं है। बिल्कुल है, ठीक, बड़ी प्यारी बात। अच्छा मुनीर साहब, ये अब जो कश्मीर, चले मोदी की पॉलिसी तो समझ आ रही है, भारत की पॉलिसी समझ आ रही है, काबिज़ हैं वो, जुल्म किए चले जा रहे हैं, अंदर से खौफजदा भी हैं कि कश्मीरी तो उनके साथ नहीं है, लेकिन जो मुनीर साहब आलमी इदारे हैं वो खामोश हैं, वो बेबस हैं। शायद उनके जो ये इनके साथ तिजारत के हवाले से या मईशत के हवाले से जितने भी मुफादात जुड़े हुए हैं, यही वजह है कि मुफादात इंसानियत से ज़्यादा उनको अजीज़ हैं। लेकिन ये जो इन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमें बनाई हुई हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से जो काम करती हैं, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी पे मुनीर साहब एक कितना बड़ा सवाल है कि फिर इनको तंजीमों को ताले लगा देने चाहिए, उन दफातर को बंद कर देना चाहिए, जो कि कश्मीर पे इतना जुल्म होता देख के भी खामोश हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमने पूरी सिचुएशन को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए। हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने 2 रिपोर्ट्स, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स इशू की हैं 2018 में और 2019 में, जो पढ़ने के लायक है जी। जिसमें उन्होंने जितनी ज्यादती हो रही हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, वो पूरी उन्होंने लिस्ट की है। उन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ इंक्वायरी मांगी है। उसके अलावा जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, उन्होंने कोई 8-10 मरतबा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में उन्होंने क्रिटिसाइज किया है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान से कहा कि जी आप हमें एक्सेस दें। जो 18 स्पेशल रापोर्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के, सब चीज़ों पर, राइट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, इन सब चीज़ों पर जो स्पेशल रापोर्टर्स लगाए हुए हैं, उन्होंने 18 स्पेशल रापोर्टर्स ने जमा होकर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है 2 मरतबा कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स आर इन फ्री फॉल, और हमें इजाज़त दें कि हम आके देख सकें और अपने आप को इत्मीनान करें कि जी आप जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। जो हमने रिपोर्ट्स जो सुनी है उसको हम मॉनिटर करना चाहते हैं। हिंदुस्तान उनको एक्सेस नहीं देगा, तो हिंदुस्तान के ऊपर जो इदारे हैं उनका भी प्रेशर है। अब जो बड़ी ताकतें हैं जिनकी आपने जिक्र की है, बड़ी ताकतें हैं जिनकी तिजारत है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं हिंदुस्तान के साथ, वो उनका पब्लिकली मुंह तो बंद है, पर वो भी जब हिंदुस्तान से बात करते हैं कमरों में, वो भी उनसे कहते हैं कि आप खुदा के लिए कुछ करें, आपकी लेजिटिमेसी खराब हो रही है, आप हमारा भी नाम खराब कर रहे हैं क्योंकि हम आपके दोस्त हैं, और हमसे भी हमारी पब्लिक भी कह रही है। यहाँ अमेरिका में या यूरोप में जो पब्लिक है उनके जो लेजिस्लेटर्स हैं, काफ़ी सारे जो खड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा अपनी हुकूमतों से कि आप क्यों नहीं कहते हैं इसके बारे में। तो ये प्रेशर तो हमने जारी रखना है और ये मोमेंटम हमने बढ़ाना है, और पेशेंस से और परसिस्टेंस से हमने काम करना। ठीक है मुनीर साहब, ये जो आप कह रहे हैं सब बंद कमरों में इनके दोस्त भी इनसे सवाल पूछते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, या प्रेशर है उनके ऊपर, और ये मोमेंटम जो हमने भी बनाया है, पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, वो अपनी जगह पर है और हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है कि इस प्रेशर का कभी असर होगा भारत पर? अनकरीब हम देखेंगे, आप देखते हैं मुस्तबिल करीब में कि कश्मीरी भी खुली फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे और वो भी अपनी ज़िंदगी को उस तरह इंजॉय कर सकेंगे जैसे तमाम जो आज़ाद रियासतें हैं वो करती हैं। ये देखें उनकी जो मोदी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसको बदलाने में तो बड़ी मुश्किलात हैं, सही है, क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल फैशिस्ट किस्म की पार्टी है और उनके जो इरादे हैं कश्मीर में वो हम जानते हैं क्या करना चाहते हैं वो।
तो उन पॉलिसी से हटाना उनके लिए आसान, हमारे लिए आसान नहीं है। वो उस पर हमने दबाव रखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। किस वक्त वो उनको भी नजर आएगा कि जी कितना कॉस्ट है। अब जो हमारे साथ इन्होंने जो सीज फायर वगैरह का जो ये किरदार किया है वो प्रेशर की वजह से किया। पहले तो बहुत धमकियां दे रहे थे ना हमें कि हम आपके खिलाफ ये कर लेंगे वो कर लेंगे। फिर जो सीज फायर में क्यों किया? क्योंकि प्रेशर आया उन पर। उनके दोस्तों ने कहा कि भाई आप इसको थामे। उन्होंने जाके जो मोदी साहब ने पॉलिटिकल जो उनके जो इंडियन पसंद पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे जाके जो बातचीत की है उसकी क्या वजह थी? क्योंकि प्रेशर आया उनके ऊपर कि जो कोई मसला, किस तरह से मसला मकबूजा कश्मीर में कोई नॉर्मल सी ले आए। तो ये बहुत सारी ये टैक्टिक्स जो हैं वो तो कोशिश करेंगे सब। हमारा काम है कि जब ये टैक्टिक्स होंगी उसको एक्सपोज करना कि ये किस किस्म की टैक्टिक्स हैं और ये सही किस्म का मसला को हल करने के लिए तैयार नहीं है। सो ये हमने एक कैंपेन हमारे जारी रहना चाहिए, परसिस्टेंस, क्लैरिटी के साथ हमने एक्सपोज करना है कि ये इनकी पॉलिसीज हैं, ये इसका मकसद है और ये एक दिन में इस पे कामयाबी नहीं होगी। ये परसिस्टेंस हम दिखाएं, शायद मोदी साहब मान जाए कि या अगर कोई दूसरी हुकूमत आती है हिंदुस्तान में वो मान जाए, जब उनको समझ आए कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं कि हर वक्त इनको 9 लाख फौज वहाँ खड़ी करनी है, ऊपर से एक तरफ से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से चीन है, उनको भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। ठीक। अच्छा मुनीर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं खासतौर पर जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आप अग्री करेंगे कि जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब ने खुलकर बड़ी आवाज़ उठाई मसला कश्मीर के हवाले से, आलमी फोरम्स पे जाके, इंटरनेशनल फोरम्स पे जहाँ भी उनको मौका मिला कश्मीर के हवाले से बात करने का, उन्होंने बात की। मोदी हुकूमत को, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इनकी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से, बल्कि कहते हैं बहुत बुरी तरह से बेनकाब किया गया, एक्सपोज किया गया, दुनिया को उनका चेहरा दिखाया गया। और इमरान खान साहब को, पीटीआई को बड़ा क्रेडिट जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहले भी वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और अब इस गवर्नमेंट में वो वज़ीर ख़ारजा बने तो मैंने देखा कि आपने भी ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई देते हैं, बड़े दबंग दिखाई देते हैं, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को शिकायत हैं, ऑपोजिशन है, चले ऑपोजिशन को तो शिकायत हो सकती है, वो तो तनकीद करेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी उस तरह किरदार अदा नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इससे बढ़कर और क्या करना चाहिए? हम कहाँ से मार खा रहे हैं, कोई फ्लॉज अभी रह गए हैं, या मज़ीद इसको हाईलाइट करने के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है? देखें, ये मौजूदा हुकूमत में और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डायरेक्शन तो बहुत क्लियर है कि ये एक प्रिंसिपल का मसला है। कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको तो हम नहीं मंजूर कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। हमने उनकी जो खुद मुख्तारी के लिए जो जद्दोजहद करनी है वो तो हम करेंगे और डिप्लोमेटिकली करेंगे और हर तरफ से मॉरली पॉलिटिकली हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जारी रहेगा। अब हमने देखना इसको किस तरह से हमने इम्प्रूव करना है, रिफाइन करना, हमारी स्ट्रेटजी जैसी डेवलपमेंट्स होती हैं तो उसके तहत फिर हमने रिफाइन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी जो है उसकी बहुत सारी लेवल्स हैं जिस पे हम परसू कर रहे हैं और उसको कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक लेवल है, एक पॉलिटिकल लेवल है, एक लीगल लेवल है और ह्यूमन लेवल है, जो मीडिया लेवल है। ये सब एस्पेक्ट्स हैं हमारी स्ट्रेटजी के जिसको हम हर वक्त देखते रहते हैं। हमारे मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स के साथ, फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के सलाह करके और हम इसको रिफाइन करते रहते हैं। वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, पर इस पे हमने जारी रखना है। इट्स एक्टिव और हमारी टॉप प्रायोरिटी। ठीक है।
अच्छा मुझे सब लास्ट में मैं जानना चाहिए, जैसे अपने डिफरेंट लेवल्स का जिक्र कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि किसी की नफ्सियात पर काबू पाना बड़ी बात होती है, या किसी की नफ्सियात को समझ कर अपने डिसीजंस लेना, स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली को तय करना। आप इस बात से एग्री करेंगे? तो नफ्सियाती असर क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल असर क्या हो रहा है ये बड़े बड़े जो इदारे हैं इन पर, ये जो आलमी हुकूक के हवाले से काम करी तंजीमें उन पर, खासतौर पर अगर हम भारत की बात करें, जब प्राइम मिनिस्टर सब बात करते हैं, इमरान खान सब बात करते हैं, बड़े फोरम्स पे जाके कश्मीर के हवाले से नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करते हैं, बीजेपी को एक्सपोज करते हैं, कश्मीर का मुकदमा कहते हैं मैं लड़ूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो पाकिस्तान की जानिब से इतनी जो एफर्ट्स की जा रही, मोमेंटम बनाया गया है, कोशिशें जारी हैं, आगे भी हम जारी रखेंगे, तो हमारा भी मोराल बुलंद है, कश्मीरियों का भी बुलंद होता है हमारी कोशिशों को देखने के बाद। इसका नफ्सियाती असर आप क्या देखते हैं? ये देखें, जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी जिसे कहते हैं वो हमारे साथ है, वो कश्मीर के साथ है। ठीक है, हमें समझ है कि हमारा जो किरदार है, जो हमारी पोजीशन है वो सही है, मॉरली सही है, पॉलिटिकली सही है, लीगली सही है। तो ये तो बेसिस होता है ना एक जज्बात का, कि हम समझते हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो तो एक डीवियस किस्म की डिसेप्शन के तहत, ट्रिकरी के तहत अपनी जो कंट्रोल है उसको वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, झूठ बोलने के साथ, दगाबाजी के साथ वो चल रहा है। तो आप मुराद देखें, वहाँ डिसेंशन जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, वहाँ कितने लोग हैं वो मोदी से कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो कश्मीरी हैं उनको इंसानी हकूक दे दें। वहाँ भी कुछ समझदार लोग हैं जो बिल्कुल भारत के अंदर से भी आवाजें उठती हैं ऐसी। जी, वहाँ भी आवाजें। तो आप देखिए उनका मुराल, 9 लाख फौज वहाँ खड़ी की हुई है, और वहाँ जुल्म जो हो रहा है उससे मुराल बड़ा इरोड होता है। एक फौज का जब इंटरनल जो मसले होते हैं उसमें उनका मुराल काफी इरोड होता है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। तो मेरे ख्याल में हमने अपना मुराल रखना चाहिए और कंसिस्टेंटली क्लैरिटी के साथ हमने अपनी डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाई। ठीक है जी, ठीक। मुनीर अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक से वापसी पर सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर? आज की सबसे बड़ी खबर तो वो है जो इस पे पूरे पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की नज़र है कि आज बरतानिया ने नवाज शरीफ की जो वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है। ये शरीफ ख़ानदान को बहुत बड़ा धचका लगा है। शरीफ ख़ानदान बहुत मुश्किल में नज़र आता है और इस पे गो के मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि हुकूमत ने फतह का ऐलान तो कर दिया है, बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये तमाम दावे अभी कबल अज़ वक्त हैं। लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान से 8 हफ्ते की जमानत लेकर गए थे और साथ ही एक अदालत से 8 हफ्ते की जमानत थी, एक अदालत में ये कहकर गए थे कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। और साथ ही उन्होंने अदालत के साथ एक कमिटमेंट की थी और अदालत में कमिटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि वो हर माह अपने तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान के इदारों को जमा कराएंगे। जब भी उनकी जो एक टाइम पीरियड होगा वो मुकम्मल होगा तो ज़मानत की एक्सटेंशन के लिए वो पंजाब हुकूमत से रजू करेंगे और पंजाब हुकूमत को मुतमईन करेंगे कि वो इलाज करा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने और नून लीग अपने लोगों ने मीडिया पर आकर बरमला एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं और ये भी कहा गया कि नवाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे कि उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है और इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है तो इसलिए नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। यानी ये एतराफ़ था वाज़े तौर पर कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उन्होंने बार बार एक चीज़ मांगी कि कहाँ है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स, किस डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे हैं, किस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, किस हॉस्पिटल में कितने दिन एडमिट रहे हैं, उनके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट कहाँ पे है, उनकी सर्जरी का क्या बना। 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले ये कहा गया था कि उनकी फौरी तौर पर सर्जरी होनी है और फिर कहा गया कोविड की वजह से नहीं हो रही, फिर कहा गया डॉक्टर छुट्टी पे है। इतने झूठ बोले गए, लेकिन आज तक वो सर्जरी नहीं हो सकी
और ये वही सर्जरी है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ को 24 से 48 घंटों और 72 घंटों के अंदर अंदर लंदन के किसी ऐसे हॉस्पिटल में ना दाखिल कराया गया जहां उनकी तमाम छोटी बड़ी बीमारियों का एक छत्र इलाज हो, तो खुदा ना खास्ता कोई भी मिसहैप हो सकता है। बल्कि नून लीग के लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड वीडियो को ये कहना शुरू कर दिया था कि खुदा ना खास्ता कोई बुरी खबर जो है मियां साहब के हवाले से आने वाली है, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब झूठ था, वो सब फ्रॉड था, वो सब धोखा था और इस्तेमाल किया गया। इस सारे एक सिनेरियो क्रिएट करके मीडिया के बहुत से लोग इस्तेमाल हुए ये सारी हाइप क्रिएट करने में, और नवाज शरीफ बाहर चले गए। पाकिस्तान के इदारों ने पासपोर्ट उनका पहले कैंसिल कर दिया था, वीज़ा एक्सटेंशन की दरखास्त उनकी मुस्तरद हो गई है। हुकूमत की जानिब से अब ये दावे किए जा रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, फतह का ऐलान कर दिया गया है कि नवाज शरीफ चंद रोज़ में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहबा अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं और नवाज शरीफ असाइलम भी ले सकते हैं। नवाज शरीफ कुछ भी करके किसी भी तरह से जो है वो मामलात इदारों के साथ, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो इंटरनेशनल कुव्वत हैं उनके साथ कोई भी उनकी मदद मांग कर कोई ना कोई नवाज शरीफ जो है वो वहाँ पे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। लिहाजा ये बड़ी खबर ज़रूर है, ये बड़ी डेवलपमेंट ज़रूर है। शरीफ ख़ानदान के ऊपर बिजलियाँ ज़रूर गिर गई हैं, शरीफ ख़ानदान के लिए परेशानी जो है वो बढ़ गई है। और वो जो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा था कि मुख्तियार गल बढ़ गई है, बात बढ़ ज़रूर गई है, परेशानी बहुत बढ़ गई है। लेकिन अभी फतह का ऐलान हुकूमत की जानिब से करना मेरा ख्याल है ये बहुत जल्दी है। अभी इंतज़ार करना होगा कि नवाज शरीफ जब अपील करते हैं तो उनकी अपील का क्या फ़ैसला आता है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। क्या वो असाइलम के लिए अप्लाई कर देंगे, क्या उनके बेटे जो है वो कोई इस तरह का वहाँ पे अपील कर सकते हैं कि ये हमारे वालिद हैं, ये बीमार हैं और ये पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, या कुछ और वो कुव्वतों से मदद मांग लें। तो अभी उनके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप जानती हैं कि इमरान खान साहब ने एक तकरीर में ये कहा था कि कई दहाइयों से एक दहशतगर्द जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, यूके में बैठा हुआ है। अल्ताफ हुसैन की तरफ उन्होंने इशारा किया था, उन्होंने कहा था कि वो हमारे हवाले नहीं कर रहे, जब वो बात कर रहे थे कि अगर हम क्या वहाँ पे हम ड्रोन मार सकते हैं, उस दहशतगर्द को हम मार सकते हैं। तो जब आप देखें कि अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें दी थी, पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की थी, लेकिन आज तक उसको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। तो इसी तरह से मियां नवाज शरीफ की भी पाकिस्तान हवालगी यहाँ या वहाँ से उनको निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये इमरान खान साहब के दौर में और अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद माह में हो जाता है तो ये पाकिस्तानी सियासत को हिला कर रख देगा। और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर जेल चले जाते हैं तो फिर आप ऐसे समझिए कि नवाज शरीफ की सियासत जो अब वो वहाँ से बैठ कर रहे थे उसका हमेशा के लिए आपको इख्तिताम नज़र आ जाएगा। उसकी रीज़न यह है कि जिन केसेस में वो इश्तिहारी हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं, कई उनके केसेस ऐसे भी हैं जिनमें शायद वो उसके बाद अदालतें उनको रिलीफ ना दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अदालतें उनको बुलाती नहीं, अदालतें उनको पुकारती नहीं, और पाकिस्तान के इदारे उनको बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के इदारों के बात पर आने से इनकार किया। तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि जब वो वहाँ से इस तरह से निकाले जाएंगे तो यहाँ आकर वो अदालत को कहें मैं तो बीमार था, अगर आप बीमार थे तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। आज की जो ये खबर है इसने हिला कर रख दिया अभी भी पाकिस्तानी सियासत को। लेकिन जैसे ही अगर नवाज शरीफ को वहाँ से निकाल दिया जाता है तो इमरान खान की, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 साल की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान में ये बड़ी एक डेवलपमेंट होगी कि एक सजा याफ्ता मुजरिम यूके से वापस आएगा, लंदन से वापस आएगा और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और उसके बाद उनकी ज़मानतें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, उसके बाद उनको रिलीफ देना इदारों के लिए, अदालतों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अदालतों ने पहले भी उनको रिलीफ दिया तो वो पाकिस्तान से फरार हो गए, पाकिस्तान के इदारों की आंखों में धूल झोंक कर और पाकिस्तान आने से इनकार करते रहे। अगर इस तरह से वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो बहरहाल ये उनके लिए और उनके ख़ानदान के लिए, उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा उनकी सियासी तारीख में। ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।